तो भैया अपनी इस 120 दिन की यात्रा का वो दिन जब डरते डरते मैं जम्मू तक तो पहुंच गया था, मगर अब इससे आगे जाने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी, क्योंकि मेरी इस यात्रा का अगला पड़ाव श्रीनगर था। जी हाँ, कश्मीर। हाँ, ये ही कश्मीर जिसे कहा तो जन्नत जाता है, मगर आए दिन यहाँ से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती है। कभी पत्थरबाजी में सैनिक घायल, तो कभी सैनिकों के पलटवार से उपद्रव व पत्थरबाजी करने वाली कश्मीर की जनता घायल, कभी पुलवामा जैसा आतंकी हमला, तो कभी लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा। लेकिन शायद अभी कुछ दिनों से कश्मीर के हालात सुधरे हैं। बस यही सोच मन में लिए हुए डरते डराते कश्मीर की ओर जाने वाली इस टवेरा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। डर लगे या कुछ भी हो, लेकिन एक बार कश्मीर तो देखना है। बस यही जिद मन में लिए हुए मैं भी शेयरिंग टैक्सी लेकर निकल लेता हूँ कश्मीर की ओर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में बसे गांव, पहाड़ को काट कर बनाया गया रोड और रोड के ठीक नीचे बहती हुई झेलम नदी। नजारा इतना सुंदर कि बताने में शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, और फिर भी यहाँ का यह दृश्य आप लोगों के दिल तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ के इस नजारे को तो यहीं आकर महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे कश्मीर की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरा डर कम होता जा रहा था। उल्टा कश्मीर को करीब से देखने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। और जहाँ से जम्मू की सीमा खत्म होकर कश्मीर की सीमा शुरू होती है, वहाँ से नजारे और भी ज्यादा सुंदर होने लग जाते हैं। पहाड़ों की हरियाली आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, और हवा का तो रुख ही बदल जाता है। लंबी लंबी सुरंग और हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम पार करते हुए हम श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर होते हैं, तभी देखता हूँ कि रोड पर सबको रोक दिया जाता है और दोनों तरफ का रोड बंद करके बीच से कुछ रास्ता खाली रखा जाता है। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है, और जब गाड़ी के बाहर झांक कर मैं देखता हूँ तो भाई साहब आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे रोड पर हथियार लिए हुए सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद इतने जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये शायद कोई चेक पोस्ट होगा जहाँ सभी वाहनों की चेकिंग की जाती होगी। लेकिन कुछ देर बाद जब सेना का कारवा वहां से गुजरा, तब समझ में आया कि ये सेना की गाड़ियां निकालने के लिए रास्ता क्लियर किया गया था। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि जब सेना की गाड़ियां यहाँ से निकलती है तब ऐसे ही रोड बंद करवा दिए जाते हैं, और ऐसा पहले नहीं होता था। रोड बंद नहीं करवाई जाती थी। ये सब कुछ पुलवामा हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जगह जगह पर ऐसे ही सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को सलाम करते हुए फाइनली मैं श्रीनगर पहुंच चुका था। कुछ देर ढूंढने पर मात्र 800 रुपए में मुझे लाल चौक के पास में ही ये प्यारा सा रूम मिल जाता है। होटल्स के यहाँ पर काफी ऑप्शंस है, जिसमें आपको 600 से 1500 रुपए तक काफी शानदार रूम्स मिल जाएंगे। अब बात करें खाने की, तो भैया कश्मीर के खाने का स्वाद भी लाजवाब है, जो कि आपको लगभग 150 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़िया खाना यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने होटल पहुंचकर कुछ देर आराम किया और निकल लिया श्रीनगर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए। सबसे पहले श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। रात के वक्त चमकती लाइट्स के बीच डल लेक किसी गहनों से सजी दुल्हन की भांति खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो यहीं पर कुछ वक्त बिताया, और अब रात के 11 बज चुके थे तो लाल चौक होते हुए अपने होटल आ गया, क्योंकि दिन भर की यात्रा की थकान भी निकालनी थी और सुबह जल्दी उठकर श्रीनगर भी घूमना था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट किया और आज थोड़ा अच्छे से श्रीनगर को घूमने के लिए और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आज थोड़ा जल्दी यानी सुबह के 9 बजे ही अपनी होटल से निकल लेता हूँ। कुछ देर श्रीनगर के मार्केट में घूमने के बाद लाल चौक से होते हुए फिर से डल लेक की ओर निकल लेता हूँ, क्योंकि रात के वक्त का डल लेक का नजारा अलग होता है और दिन के वक्त का अलग। और डल लेक पर रात व दिन के नजारों को अलग अलग देखने का तो मजा है ही, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर शाम के वक्त का सूर्यास्त का जो नजारा होता है वो बेहद खूबसूरत और मन को शांति देने वाला होता है। इसके साथ ही डल लेक में शिकारा बोट राइड का भी अपना अलग ही मजा है। तैरता हुआ बाजार, डल लेक के अंदर बसे हुए गांव
और डल लेक में बनी हुई हाउस बोट से ये सब यहाँ के आकर्षण के केंद्र है। तो इन्हीं सब रोमांचक चीजों को दिमाग में लिए हुए ऑटो से मैं भी डल लेक पहुंच चुका था। लगभग 18 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई ये डल लेक बाहर से देखने पर जितनी सुंदर लगती है, अंदर से उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। इसके अंदर कई गांव बसे हुए हैं, जिनमें लगभग 18 किलोमीटर के क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोग रहते हैं। डल लेक को श्रीनगर का गहना या श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। इस झील में अंदर तैरता हुआ बाजार भी है। इस झील में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला तैरता हुआ डाकघर भी बना हुआ है। तो चलिए, डल लेक के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया, अब वक्त है शिकारा बोट से डल लेक के अंदर घूमने का। तो भैया हमने थोड़ा मोल भाव करके 1,000 रुपए में शिकारा बोट रेंट कर ली है। बोट वाले भैया हमको करीब 1.5 से 2 घंटे तक डल झील में घुमाएंगे, जो कि डल झील के एक हिस्से का एक छोटा सा राउंड रहेगा, क्योंकि पूरी डल झील घूम पाना बहुत मुश्किल काम है भैया। तो चलिए, हमारी शिकारा बोट राइड शुरू हो चुकी है। आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ साथ डल लेक घूमने के लिए। थोड़ी ही दूर चले कि तैरती हुई फोटोग्राफी की दुकान हमारे पास आ चुकी है। ये देखो, थोड़ा सा आगे आए कि डल लेक में बनी हुई है किराने की दुकान आ गई है। वाह वाह, क्या नजारे हैं भाई साहब, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आप खुद ही देख लीजिए ये कितनी प्यारी प्यारी हाउस बोट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। चलिए, आपको उधर हाउस लेना हो आपकी मर्जी है, आप रूम ले सकते हो। उधर लाल चौक साइड सस्ते मिल जाएंगे, इधर डल लेक साइड रूम थोड़े महंगे मिलेंगे, और अगर आप चाहे तो हाउस बोट से भी ले सकते हैं। चलिए, अब आपको बाकी बची हुई डल लेक घुमाते हैं और आगे की यात्रा करवाते हैं। अब हमारी शिकारा बोट आगे की तरफ बढ़ लेती है। थोड़ी दूर चलने के बाद लेक के बीचों बीच एक तैरता हुआ कैफे आ जाता है, जहां हम बढ़िया सी मसाला चाय ले लेते हैं, जो कि काफी ताजगी भरी थी। चाय पीकर डल लेक के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आगे और भी कई सारी हाउस बोट्स हमको देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, डल लेक की खूबसूरती भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब मुझे समझ आया था कि जो लोग डल झील के अंदर बसे गाँवों में रहते हैं, वो लोग क्यों डल झील को छोड़कर कहीं बाहर रहने नहीं जाते हैं। थोड़ी आगे चलने पर हम देखते हैं कि डल झील में कई सारी तैरती हुई फलों की और सब्जियों की दुकानें हैं, जो कि नाव पर ही डल लेक में घूमती रहती है। यहीं पर अंदर सीआरपीएफ की वाटर यूनिट का कैंप भी बना हुआ था। एक झील के अंदर पानी के ऊपर पहली बार ये सब देखा था, तो सब कुछ बड़ा ही यूनिक और आकर्षित लग रहा था। ऐसे ही डल लेक के नजारे देखते देखते मैं आगे बढ़ रहा था कि एक खूबसूरत सा बाजार आ जाता है, जिसे मीना बाजार कहते हैं। इसमें दोनों तरफ बोट पर दुकानें बनी हुई हैं और इन दुकानों पर शॉपिंग करने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी हुई थी। इस झील में जहाँ कहीं कहीं पर थोड़ा कुछ टापू है, वहाँ पर यहाँ रहने वाले लोगों ने फल व सब्जियां उगाई हुई है। मेरे शब्द खत्म होते जा रहे थे, मगर डल झील का आकर्षण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर थोड़ी आगे चले तो नाव से सरपट तैरती हुई एक ज्वेलरी की दुकान हमारे बगल में आ सटी थी, और दुकान वाले भाईजान हमें ज्वेलरी आइटम्स दिखाने लगे थे। ज्यादा कुछ महंगे भी नहीं थे। तो आप डल झील के अंदर की यादें अगर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हो। और हाँ, बता दूं कि डल झील में बिकने वाले ज्वेलरी आइटम्स और जैकेट, शॉल और पश्मीना सब कुछ प्योरली हैंडमेड होते हैं, यानी कि पूरी तरह से हाथों से बने हुए होते हैं, जो कि डल झील के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, और यही इनका बिजनेस है। तो चलिए, अब करीब 1 घंटा 40 मिनट डल झील में बिताने के बाद वक्त आ गया है बाहर निकलने का। हमारी शिकारा बोट वापसी की तरफ मुड़ चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद हमारा बोट स्टेशन आ गया और शिकारा बोट का यह सफर हमारा खत्म हुआ। इन 2 घंटों में मैंने एक अलग ही दुनिया देखी थी, एक अलग ही अनुभव किया, एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति की। शिकारा बोट से उतरा तो मुझे लगा था कि डल लेक को घूमने का मेरा सफर खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत था, क्योंकि बाहर आते ही मुझे ये डबल डेकर बस दिखाई देती है, जो कि डल लेक के किनारे किनारे निषाद गार्डन तक जाती है। इधर सनसेट का वक्त भी हो चुका था, जिसके लिए मैं रुका हुआ था। तो 100 रुपए की टिकट ली और डबल डेकर बस की सवारी शुरू हुई। डल लेक का नजारा जो कि अंदर से देखा था, अब वो सब ऊपर से दिखाई दे रहा था। और किसी ने सच ही कहा था कि डल लेक पर होने वाला सूर्यास्त मत छोड़ देना। भाई साहब, क्या ही नजारा है, आप खुद देख लीजिए। झील में तैरती हुई बोट्स, 3 तरफ से खड़ा हुआ पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच में इस झील में समाता हुआ सूर्य। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में इतना मनमोहक दृश्य देख पा रही है।
इस 15-20 मिनट के सफर ने दिन भर की थकान को जैसे गायब ही कर दिया था। ये सूर्यास्त मन को आनंदित कर गया था और देखते ही देखते सूर्य इस झील के अंदर समा चुका था और मैं भी निषाद गार्डन पहुंच चुका था। निषाद गार्डन एक मुगल गार्डन है जो कि कई सारे रंग बिरंगे कश्मीरी फूलों का बगीचा है। मैंने सुना है कि इसमें कुछ दुर्लभ फूल भी पाए जाते हैं जो कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ पर एक प्राकृतिक जलधारा भी बहती है जो कि सीधे पहाड़ों से आती है। कुछ देर निषाद गार्डन घूमा लेकिन अंधेरा होने लगा था, इसलिए नजारे धुंधले होने लगे थे। तो मैंने भी ऑटो किया और निकल लिया अपनी होटल की तरफ और इसी के साथ मेरी कश्मीर यात्रा यहीं पर खत्म होती है। और भैया बता दूं कि जिन लोगों को लगता है कि श्रीनगर या कश्मीर घूमने के लिए सेफ जगह नहीं है, वो लोग बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारी आर्मी, हमारे सीआरपीएफ के जवान आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो कश्मीर घूमना बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही प्यारी जगह है। तो आप सब लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिन लोगों को डर लगता है यहाँ पर आने में कि कश्मीर में घूमने जाना सेफ है या नहीं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि कश्मीर घूमने आना बिल्कुल भारत के किसी भी हिस्से में घूमने जाने जितना ही सेफ है। तो डर की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर कश्मीर घूमने आ सकते हो। मुझे पता है बहुत सारी जगह मेरी श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास घूमने के लिए छूट रही थी, मगर अपने 120 दिन के सफर को आगे बढ़ाना था तो मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3-4 दिन के लिए कश्मीर आओ तो काफी जगह घूम सकते हो, जैसे कि श्रीनगर में ही डल लेक, शंकराचार्य टेम्पल, टुलिप गार्डन, निषाद गार्डन, परी महल, मुगल गार्डन, हरी पर्वत फोर्ट, इसके अलावा सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम आदि जगह कश्मीर की वास्तविक खूबसूरती को समेटे हुए हैं। अब बात करें खर्च की, तो आप जम्मू तक बस या ट्रेन से आ जाइएगा। वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी, पर्सनल टैक्सी व बस तीनों सुविधा मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी आपको 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से श्रीनगर छोड़ देगी व बस से 600 रुपए लगेंगे। होटल आपको लाल चौक के आसपास 800 से 1500 के बीच में मिल जाएगी और अगर आप डल लेक के आसपास लेना चाहे तो 2000 से 3000 रुपए के बीच वहां पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हाउस बोट्स में रुकना चाहे तो 2 से 4 लोगों के लिए हाउस बोट्स का रेंट 6000 से 8000 रुपए पर डे के हिसाब से रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था श्रीनगर में बढ़िया आपको मिल जाएगी। कई सारे पंजाबी ढाबे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिनमें 100-150 रुपए थाली में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। अब बात करें श्रीनगर से पहलगाम, सोनमर्ग या गुलमर्ग जाने की, तो आपको किसी एक जगह पर जाने के लिए लगभग 3000 से 5000 रुपए में श्रीनगर से टैक्सी मिल जाएगी। यानी कि श्रीनगर कश्मीर की आपकी यात्रा का टोटल खर्च कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ घर बैठे ये श्रीनगर की यात्रा एंजॉय की होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।